जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और दोस्तों, मेरे द्वारा सबसे पहले आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों उसमें भी आज का जो हम लोग क्लास होगा गुप्त साम्राज्य के बारे में होगा, यानी कि अभी हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य भाग 2। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य भाग 2। और कल हम लोगों ने पढ़ा था गुप्त साम्राज्य भाग 1 के बारे में। तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य भाग 2 को पढ़ें। आइए सबसे पहले कल हमने जो गुप्त साम्राज्य भाग 1 को पढ़ा था, सबसे पहले उसका रिवीजन करते हैं। पुनः गुप्त साम्राज्य भाग 2 को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले कल के चैप्टर को रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों कल का चैप्टर था गुप्त साम्राज्य भाग 1। और कल के चैप्टर में सबसे पहले प्रश्न आया था गुप्त वंश के स्रोत कौन कौन से हैं। तो हमने आपको बताया था गुप्त वंश के स्रोत में साहित्य स्रोत आता है, बौद्ध ग्रंथ का स्रोत आता है और विदेशी यात्रियों का विवरण आता है। फिर अगला प्रश्न बना था गुप्त वंश के साहित्यिक स्रोत क्या हैं। तो हमने आपको बताया था गुप्त वंश के साहित्यिक स्रोत में वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की रचना एवं मुद्रा राक्षस आता है। फिर हमने आपको बताया था गुप्त वंश के बौद्ध ग्रंथ के स्रोत में क्या आता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया गुप्त वंश के बौद्ध ग्रंथ स्रोत में आर्य मंजूश्री है, मूल कल्प है एवं वसुबंधु चरित आता है। फिर अगला प्रश्न बना था गुप्त वंश के विदेशी विवरण में कौन कौन से स्रोत आते हैं। तो दोस्तों गुप्त वंश के विदेशी विवरण में फायान का नाम आता है, फिर ह्वेनसांग का नाम आता है और दोस्तों अल बरूनी का नाम आता है। फिर अगला प्रश्न बना गुप्त साम्राज्य के शासकों के नाम बताएं। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था गुप्त साम्राज्य के शासकों में सबसे पहले श्रीगुप्त आते हैं, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, दोस्तों आगे चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त और दोस्तों लास्ट में सबसे अंतिम शासक आते हैं विष्णुगुप्त। फिर अगला प्रश्न बना था गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त थे। और अगला प्रश्न आया श्री गुप्त ने कब से कब तक शासन किया। तो दोस्तों इसका उत्तर है श्री गुप्त ने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया था। फिर अगला प्रश्न आया श्री गुप्त ने किस चीज़ की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न आया श्री गुप्त के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना था। तो इसका उत्तर बना था श्री गुप्त के बाद इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र घटोत्कच बना था। अगला प्रश्न आया घटोत्कच ने किस चीज़ की उपाधि धारण किया। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण किया था। ध्यान देंगे दोस्तों श्री गुप्त महाराज की उपाधि धारण कर रहे हैं और घटोत्कच भी महाराज की उपाधि धारण कर रहे हैं। फिर अगला प्रश्न आया गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो इसका उत्तर बना था गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगला प्रश्न बना गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक का क्या नाम था। तो इसका उत्तर बना था गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक का नाम विष्णुगुप्त था। और फिर अगला प्रश्न बना भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फिर दोस्तों हम लोग आए चंद्रगुप्त प्रथम पे। तो चंद्रगुप्त प्रथम का सबसे पहला प्रश्न बना था गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। और अगला प्रश्न बना चंद्रगुप्त प्रथम ने किस चीज़ की उपाधि धारण की। तो उत्तर बना चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न बना चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था।
और अगला प्रश्न बना, राजा रानी का सिक्का किसने चलवाया था? इसका उत्तर बना था, राजा रानी का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलवाया गया था। एक तरफ राजा का पिक लगा हुआ था और दूसरी तरफ रानी का पिक लगा हुआ था। अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त प्रथम को किसकी उपाधि मिली? तो इसका उत्तर बना था, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी। और फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त प्रथम किस सन में राजा बने थे? इसका उत्तर बना था, चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में राजा बने थे। अगला प्रश्न बना, गुप्त संवत का प्रारंभ किसने करवाया था, यानी किसने शुरू करवाया था? तो इसका उत्तर बना था, गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में शुरू करवाया था। और फिर अगला प्रश्न बना था, किस साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। फिर दोस्तों अगला चैप्टर समुद्रगुप्त से आया, जिसमें प्रश्न बना था, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, समुद्रगुप्त कुमार देवी का पुत्र था। और अगला प्रश्न आया, समुद्रगुप्त की नीतियां क्या थीं? तो दोस्तों समुद्रगुप्त की जो नीतियां थीं वह साम्राज्यवादी नीतियां थीं, और इसी साम्राज्यवादी नीति के कारण समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीत लिया। ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीत करके अपने में मिला लिया और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीत करके अपने में मिला लिया था। फिर अगला प्रश्न बना था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न बना, समुद्रगुप्त कब शासक बने? इसका उत्तर बना, समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में शासक बने थे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप लोगों को कल के चैप्टर का रिवीजन करा दिया। अब आइए आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज का चैप्टर है गुप्त साम्राज्य भाग 2, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज के चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न बन रहा है समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त के राज कवि कौन थे? तो दोस्तों ध्यान देंगे, हर राजा के पास कोई न कोई राजकवि हुआ करता था। तो प्रश्न यही आ रहा है कि समुद्रगुप्त के राजकवि कौन थे? तो आप उत्तर देंगे, समुद्रगुप्त के राजकवि हरिश्चंद्र जी थे। कौन थे? हरिश्चंद्र जी थे। तो दोस्तों प्रश्न आएगा, समुद्रगुप्त के राजकवि कौन थे? आप उत्तर देंगे, समुद्रगुप्त के राजकवि हरिश्चंद्र जी थे। फिर अगला प्रश्न आया, वीणा बजाता हुआ सिक्के पर किसका चित्र मिला था? तो दोस्तों ध्यान देंगे, उत्तर देंगे, वीणा बजाता हुआ सिक्के पर समुद्रगुप्त मौर्य का सिक्का मिला हुआ था। ध्यान देंगे, प्रश्न आएगा, वीणा बजाता हुआ सिक्के पर किसका चित्र मिला था? तो उत्तर देंगे, वीणा बजाता हुए सिक्के पर समुद्रगुप्त का चित्र मिला था। आप ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने एक पिक लगाया है जिसपे समुद्रगुप्त का पिक है, और उसमें देख रहे होंगे आप, ये वीणा बजा रहे हैं। और दोस्तों इससे यानी इस सिक्के से पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। कहने का तात्पर्य है, जो सिक्का मिल रहा है उस सिक्के पर समुद्रगुप्त का पिक है और उस पे वो बीड़ा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। फिर अगला प्रश्न बना, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिश्चंद्र ने किया था। समुद्रगुप्त के राजकवि हरिश्चंद्र थे और हरिश्चंद्र के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न बनेगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? आप उत्तर देंगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आया, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर बना, प्रयाग प्रशस्ति की रचना यानी प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में, ब्राह्मी भाषा में और चंपू शैली में लिखी गई थी। प्रश्न आएगा, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई थी? तो आप उत्तर देंगे, प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में, ब्राह्मी भाषा में और चंपू शैली में लिखी गई थी। फिर अगला प्रश्न आया, एरण अभिलेख किस शासक से संबंधित है?
तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे एरण अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। एरण अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रश्न आएगा एरण अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो आप उत्तर देंगे एरण अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। दोस्तों अभी हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े, तो दोस्तों अब अगला हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासक हुए थे गुप्त साम्राज्य के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इनका सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो आप उत्तर देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा मालवा एवं गुजरात के शक शासकों पर विजय प्राप्त करने की खुशी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ध्यान दीजिएगा, मालवा एवं गुजरात के शक शासकों पर, यानी मालवा एवं गुजरात के जो शक शासक थे उन पर विजय प्राप्त कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और जब चंद्रगुप्त द्वितीय विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी खुशी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न आएगा किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो आप उत्तर देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा मालवा एवं गुजरात के शक शासकों पर विजय प्राप्त करने की खुशी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न आया, गुप्त वंश का वह पहला शासक कौन था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए, तो दोस्तों ध्यान देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए? उत्तर देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। फिर अगला प्रश्न आया, चंद्रगुप्त द्वितीय कब शासक बने? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में शासक बने थे। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में शासक बने थे। और फिर अगला प्रश्न आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और यहाँ प्रश्न यही बन रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को क्या कहा जाता है? आप उत्तर देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य न्याय के लिए प्रसिद्ध था। ध्यान देंगे, प्रश्न आएगा चंद्रगुप्त मौर्य किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आप उत्तर देंगे चंद्रगुप्त मौर्य न्याय के लिए प्रसिद्ध था और न्याय का सिंहासन पत्थर का बनवाया था। ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त के द्वारा जो न्याय का सिंहासन था उसे पत्थर का बनवाया गया था और चंद्रगुप्त मौर्य न्याय के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न आया, किसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रश्न आएगा किसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? आप उत्तर देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कितनी राजधानियां बनाई थीं? तो दोस्तों हर राजाओं की राजधानियां होती हैं, लेकिन इन्होंने 2 राजधानी बनाई। इसलिए यह प्रश्न बन रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 राजधानियां बनाई थीं, पहला पाटलिपुत्र और दूसरा उज्जैन। ध्यान देंगे दोस्त, ये जो पाटलिपुत्र है अभी का यही पटना है और पुराना नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। जो पटना है इसी का नाम पुराना नाम पाटलिपुत्र है और प्रेजेंट टाइम में पटना है। तो दोस्तों प्रश्न आएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कितनी राजधानियां बनाई थीं? आप उत्तर देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 राजधानियां बनाई थीं, पहला पाटलिपुत्र और दूसरा उज्जैन। अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी किससे हुई थी? तो आप उत्तर देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से हुई थी। चंद्रगुप्त की शादी नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से हुई थी। तो दोस्तों प्रश्न आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी किससे हुई थी? आप उत्तर देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से हुई थी। फिर अगला प्रश्न आया,
चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री का क्या नाम था? दोस्तों उत्तर देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री का नाम प्रभावती था। क्या था? प्रभावती था। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री का नाम क्या था? आप उत्तर देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री का नाम प्रभावती था। और अगला प्रश्न बना, प्रभावती गुप्त की शादी किससे हुई थी? तो दोस्तों प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती है और दोस्तों प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी। और अगला प्रश्न बना, चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया था? तो दोस्तों ध्यान देंगे चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस चीज़ का सिक्का चलवाया था? तो ध्यान देंगे हर राजा कोई न कोई सिक्का चलवा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय किस चीज़ का सिक्का चलवाया था? तो आप उत्तर देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी का सिक्का चलवाया था। किस चीज़ का सिक्का चलवाया था? चांदी का सिक्का चलवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चांदी का सिक्का चलवाया गया था। तो प्रश्न आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस चीज़ का सिक्का चलवाया था? तो आप उत्तर देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलवाया था। अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कितने विद्वान थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 9 विद्वान थे। ध्यान देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 9 विद्वान थे और उनका नाम दोस्तों सबसे पहले धन्वंतरी का आता है, फिर छप्पड़क का आता है, फिर शंकु आते हैं, फिर वेताल भट्ट आते हैं, फिर घट खरफर आते हैं, फिर वररुचि आते हैं और फिर दोस्तों अमर सिंह आते हैं और उसके बाद बराह मिहिर आते हैं और लास्ट में कालिदास आते हैं। ध्यान देंगे सबसे पहले धन्वंतरी, छपड़क, फिर शंकु, फिर वेताल भट्ट, फिर घट खरफर, फिर वररुचि, फिर अमर सिंह, फिर दोस्तों वराह मिहिर और उसके बाद लास्ट में कालिदास आते हैं। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये लोग किस चीज़ के विद्वान थे, यानी कि किस चीज़ की जानकारी रखते थे। तो दोस्तों एक बार आप लोग सरसरी निगाह से देख लीजिए, धन्वंतरी का नाम सब लोग सुने होंगे जो आयुर्वेद से संबंधित थे। तो दोस्तों ध्यान देंगे धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञानी थे। अगला दूसरा आया छपड़क किसके ज्ञानी थे? तो दोस्तों छपड़क नीतिज्ञ से परिपूर्ण थे। और अगला शंकु किस चीज़ के ज्ञानी थे? तो दोस्तों ये ज्योतिष विद्या के ज्ञानी थे। और वेताल भट्ट किसके ज्ञानी थे? तो दोस्तों वेताल भट्ट तांत्रिक विद्या के ज्ञानी थे। फिर पांचवा आया घट खरफर किसके ज्ञानी थे? तो दोस्तों घट खरफर कवि थे। और अगला आया वररुचि किस चीज़ के ज्ञानी थे? तो दोस्तों ये व्याकरण के ज्ञानी थे। फिर अगला आया सातवां अमर सिंह किसके ज्ञानी थे? तो दोस्तों कौशकार से संबंधित कार से परिपूर्ण थे। कौन? अमर सिंह। और आठवां आया बराह मिहिर किस चीज़ के ज्ञानी थे या ज्ञाता थे? इसका उत्तर बनेगा वराह मिहिर खगोल वैज्ञानिक थे। और नौवां आया कालिदास किस चीज़ के ज्ञानी थे? तो दोस्तों कालिदास संस्कृत के महाकवि थे। ध्यान देंगे दोस्तों सबको आपको नहीं याद करना है, धन्वंतरी के बारे में याद करिएगा कि धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञानी थे। और उसके बाद याद रखिएगा वराह मिहिर किस चीज़ के ज्ञाता थे? तो ध्यान देंगे वराह मिहिर खगोल वैज्ञानिक थे। और कालिदास के बारे में आप लोग याद करिएगा कि कालिदास किस चीज़ के ज्ञानी थे? तो आप उत्तर देंगे कालिदास संस्कृत के महाकवि थे और ज्ञानी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त के समय में 9 विद्वान हुआ करते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था और जिनके बारे में मैंने बता दिया कि उनका नाम क्या है और वो किस चीज़ के ज्ञानी थे। फिर अगला प्रश्न आया चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि का क्या नाम था? इसका उत्तर बना चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि का नाम साव था। क्या था? साव था।
चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि का नाम साव था। तो प्रश्न यहाँ यही बनेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि का क्या नाम था? आप उत्तर देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि का नाम साव था। और अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का अंत करके किस चीज़ की उपाधि धारण किया था? तो दोस्तों आपको पता है, अगर कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं इस इतिहास को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शक शासकों का अंत कर दिया, या ऐसे कहते हैं या ऐसे कह सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों का अंत कर दिया तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जब शकों का अंत कर दिया गया, तब उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों प्रश्न पूछेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का अंत करके किस चीज़ की उपाधि धारण किया? तो आप उत्तर देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में 3 मुख्य रत्नों को बताइए। तो दोस्तों मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में 9 रत्न रहते थे, जिनमें 3 जो मुख्य रत्न थे उनमें सबसे पहले थे कालिदास, और दूसरा धन्वंतरी, और तीसरा वराहमिहिर। कालिदास किसके ज्ञाता थे? तो दोस्तों ये संस्कृत के ज्ञाता थे और ये कवि थे। और धन्वंतरी चिकित्सा से संबंधित जानकारी रखते थे, आयुर्वेद से संबंधित जानकारी रखते थे। और वराहमिहिर खगोल शास्त्री के ज्ञाता थे। फिर अगला प्रश्न आया, कालिदास का संबंध किसके शासन काल से है? तो आप उत्तर देंगे कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल से है। ध्यान देंगे, कालिदास का संबंध पूछ रहा है कि किसके शासन काल से है। तो दोस्तों कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल से है। फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न कहाँ बैठते थे? तो दोस्तों ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न उज्जैन में बैठा करते थे। ध्यान दीजिएगा, जो चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न बैठा करते थे, जिनके बारे में अभी आपको बताया, उनका पूरा नाम बताया और वो लोग किस किस की ज्ञाता थे, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। जो 9 रत्न थे वो कहाँ बैठते थे, वही प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न कहाँ बैठा करते थे। तो इसका उत्तर बना, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न उज्जैन में बैठा करते थे। फिर अगला प्रश्न बना, विशाख दत्त ने किसकी रचना की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। किस चीज़ की रचना की थी? विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस की रचना किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न बन रहा है, विशाख दत्त ने किसकी रचना की थी? आप उत्तर देंगे विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। फिर अगला प्रश्न बना, देवी चंद्रगुप्तन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, देवी चंद्रगुप्तन नामक पुस्तक विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस की रचना की जा रही है और यहाँ देवी चंद्रगुप्तन नामक पुस्तक भी विशाख दत्त के द्वारा ही लिखा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक और मुद्रा राक्षस दोनों विशाख दत्त के द्वारा लिखा जा रहा है। तो पहले प्रश्न बना, विशाख दत्त ने किसकी रचना की? आप उत्तर लिखेंगे विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। और फिर प्रश्न आया कि देवी चंद्रगुप्तन नामक पुस्तक की रचना किसने किया? इसका भी उत्तर बना, देवी चंद्रगुप्तन नामक पुस्तक की रचना विशाख दत्त के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न यही था, लेकिन आइए पर डे के तरह, हर दिन के तरह आज के चैप्टर को भी हम लोग एक बार रिविजन करते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आइए आज के चैप्टर को एक बार और रिविजन करते हैं। तो दोस्तों आज का सबसे पहले प्रश्न बना था समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त के राजकवि कौन थे। तो हमने आपको बताया था समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन थे। कौन था? हरिसेन थे। फिर अगला प्रश्न बना था वीणा बजाता हुआ सिक्के पर किसका चित्र मिला था? इसका उत्तर बना था वीणा बजाता हुआ सिक्के पर समुद्रगुप्त मौर्य का चित्र मिला था। यानी कि समुद्रगुप्त मौर्य का सिक्का मिला था जिस पे वे वीणा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर अगला प्रश्न बना प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने किया था? इसका उत्तर बना था प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना
हरिसेन के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न बना, प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या थी, या कह सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसका उत्तर बना था प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में, ब्राह्मी भाषा में और चंपू शैली में लिखी गई थी। फिर अगला प्रश्न बना था, एरण अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो दोस्तों इसका उत्तर बना एरण अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, यानी एरण अभिलेख समुद्रगुप्त शासक से संबंधित है। फिर दोस्तों हम आए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, और इसका पहला प्रश्न बना, किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा मालवा एवं गुजरात के शक शासकों पर विजय प्राप्त करने की खुशी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और फिर अगला प्रश्न बना, गुप्त वंश का वह कौन सा पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। और फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त द्वितीय कब शासक बने। इसका उत्तर बना चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में शासक बने थे। और फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। और फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त किसके लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य न्याय के लिए प्रसिद्ध था, और न्याय का सिंहासन पत्थर का बनवाया था। ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा न्याय का सिंहासन पत्थर का बनवाया गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य न्याय के लिए प्रसिद्ध था। फिर अगला प्रश्न बना, किसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कितनी राजधानियां बनाई थीं। तो दोस्तों हमने आपको बताया चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 राजधानियां बनाई थी, पहला पाटलिपुत्र और दूसरा उज्जैन। ध्यान देंगे दोस्तों, ये पाटलिपुत्र अभी का बिहार का पटना है, और पटना का पुराना नाम ही पाटलिपुत्र हुआ करता था। फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी किससे हुई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से हुई थी। फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री का क्या नाम। तो दोस्तों इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था। अगला प्रश्न बना, प्रभावती गुप्त की शादी किससे हुई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी। और अगला प्रश्न बना, चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया था। तो दोस्तों हमने आपको बताया था चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस चीज का सिक्का चलवाया था। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलवाया था। और फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कितने विद्वान थे। तो दोस्तों इसका उत्तर बना चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 9 विद्वान थे, जिसे 9 रत्न कहा जाता था। ध्यान देंगे, जिसे 9 रत्न कहा जाता था। और फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कितने विद्वान थे। तो दोस्तों अभी मैंने बताया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 9 विद्वान थे, जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था, जिसमें सबसे पहले धन्वंतरी आते हैं जो आयुर्वेद के ज्ञानी थे। दूसरे नंबर पर छपड़क आते हैं जो नीति से परिपूर्ण थे। तीसरे नंबर पर शंकु आते हैं जो ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण थे। चौथे नंबर पर बेताल भट्ट आते हैं जो तांत्रिक विद्या के ज्ञानी थे। 5वें नंबर पर घट खरफर आते हैं जो कवि थे। और 6ठे नंबर पर वर रुचि आते हैं जो व्याकरण के ज्ञानी थे। और 7वें नंबर पर अमर सिंह आते हैं जो कौशकार से संबंधित कार्य से पूर्ण थे। और दोस्तों 8वें नंबर पर वराह मिहिर आते हैं जो खगोल वैज्ञानिक थे। और लास्ट में कालिदास का नंबर आता है 9वें नंबर पर दोस्तों, जो संस्कृत के महाकवि थे
फिर अगला प्रश्न बना दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि का क्या नाम था? इसका उत्तर बना था चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि का नाम साव था। और फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का अंत करके किस चीज़ की उपाधि धारण किया? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में 3 मुख्य रत्नों के नाम बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर है, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में जो 3 प्रमुख यानी मुख्य रत्न थे, उनमें सबसे पहले कालिदास आते हैं, और दोस्तों उसके बाद धन्वंतरी आते हैं, और उसके बाद वराहमिहिर आते हैं। फिर अगला प्रश्न बना, कालिदास का संबंध किसके शासन काल से है? तो दोस्तों कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल से है। और अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न कहाँ बैठते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न उज्जैन में बैठा करते थे। कहाँ बैठते थे? उज्जैन में बैठा करते थे। और अगला प्रश्न बना, विशाख दत्त ने किसकी रचना की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर बना, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। और देवी चंद्रगुप्तन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो दोस्तों देवी चंद्रगुप्तन नामक पुस्तक विशाख दत्त के द्वारा ही लिखा गया था। इस प्रकार दोस्तों आज हमने बताया आज के चैप्टर में कि समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन थे, और बीड़ा बजाता हुआ सिक्के पर समुद्रगुप्त मौर्य का चित्र मिला था, और प्रयाग यानी इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया था। और दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ब्राह्मी भाषा में लिखी गई थी, और चैंपू शैली में लिखी गई थी। फिर हमने आपको बताया था एरर अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा मालवा एवं गुजरात के शक शासकों पर विजय प्राप्त करने की खुशी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में शासक बने थे। फिर मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य न्याय के लिए प्रसिद्ध था, और न्याय का सिंहासन वो पत्थर का बनवाया था। फिर मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 राजधानियाँ बनाई थी, पहला पाटलिपुत्र और दूसरा उज्जैन। फिर मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से हुई थी। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती था, और प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी। और फिर मैंने आपको आगे बताया चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलवाया था। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 9 विद्वान हुआ करते थे, जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था, जिसमें धन्वंतरी, छप्पड़क, शंकु, वेताल भट्ट, घटखरपर, वररुचि, अमर सिंह और वराहमिहिर, और लास्ट में कालिदास का नाम आता है। फिर मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि का नाम साव था, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में जो 3 मुख्य रत्न थे, उनमें कालिदास का नाम आता है, धन्वंतरी का नाम आता है, और वराहमिहिर का नाम आता है। फिर हमने आपको बताया कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल से है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न उज्जैन में बैठा करते थे। और दोस्तों विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी, और देवी चंद्रगुप्तन नामक पुस्तक विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है, और मैं कहूँगा दोस्तों लगन से पढ़िए, दिल से पढ़िए। आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, कुछ राय लेनी ही लीजिए, कुछ बात पूछनी पूछ लिया करिए कमेंट के माध्यम से। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इसी के साथ मैं आज के चैप्टर को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।